नमस्कार। चलिए आज हम बात कर रहे हैं डेटा डेफिनेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट डेटा आइटम M1 टू M7 जो मॉडिफाई हुए हैं और जो न्यू एलिमेंट है। जो मॉडिफाइड हुए हैं उनको येलो कलर में और जो न्यू एलिमेंट है उनको ग्रीन कलर में ऐड किया गया है और डेटा एलिमेंट M1 से M7 तक के फॉर्मेट्स को यहाँ हम देखेंगे कि कौन-कौन से HMIS के जो न्यू प्रपत्र हैं जिसमें डेटा एलिमेंट को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि आप जो मॉडिफाई हुए हैं उनको येलो कलर में और जो जो न्यू हैं उनको ग्रीन कलर में ऐड किया गया है। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से भी देख पाएंगे, यहाँ दो चीजें हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो है ना, जो डाटा आइटम है उनको देखिए। जो डिस्प्ले कोड है, जो पार्ट ए M1 का 1.1 कौन से डिवीजन से है। ट्रू का मतलब है जहां पे ये डेटा एलिमेंट मौजूद है और फॉल्स का मतलब है जहां पे ये रिपोर्ट नहीं किया जाना है, मौजूद नहीं है। अर्थात ट्रू का मीन्स ये हुआ कि ये सेक्शन में आपको रिपोर्ट करना है और फॉल्स का मतलब है आपको यहाँ रिपोर्ट नहीं करना है। यहाँ डेफिनेशन दी गई है, साथ ही साथ गाइडलाइंस भी आपको दिया गया है और डाटा का सोर्स भी आपको बताया गया है। तो इन तमाम चीजों को आप M1 से लेकर के M7 तक के कंपोनेंट को हम आज देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है, जो एंटीनेटल केयर है, ANC सर्विसेज एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। यहाँ पहले जो हम बात करते थे वो एंटीनेटल केयर सर्विसेज की बात करते थे और यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी ऐड हुई है। यहाँ फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको आउटरीच सर्विसेज, HWC सर्वेल सेंटर्स, HWC PSC, PSC, CSC, SDH, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ब्लॉक हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इन सभी जगह के लिए पृथक पृथक फॉर्मेट दी गई है। गाइडलाइंस, जब डेफिनेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ, ये पहले से ही मौजूद था। ये डेफिनेशन पहले भी हमने देखा है कि ऐसे गर्भवती महिलाएं जो रिपोर्टिंग माह में नए गर्भवती महिलाओं का हम रजिस्टर एंटीनेटल केयरिंग के दौरान हम करते हैं। अगर गाइडलाइन की बात करें तो द विजिट शुड इंक्लूड रिलेवेंट चेकअप रिक्वायर फॉर एंटीनेटल केयर। Registration should include ANC checkup. ANC first second is same as ANC registration. A pregnant woman is generally registered during the very first contact with the health facility worker, irrespective of her stage of pregnancy. जो प्रेग्नेंट वुमेन को जो प्रथम बार हम कैप्चर करते हैं, पहली बार जब हम उसे मिलते हैं और उसका जब हम एएनसी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यो महिलाएं जो है, चाहे वो जो ड्यूरिंग जो भी कोई भी रजिस्ट्रेशन के समय हो, पर उसका जो है वो जो नया प्रेग्नेंट वुमेन जो रजिस्टर कहलाएगी वो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। ये डेटा सर्च आपको देखने को मिलेंगे एंटीनेटल रजिस्टर और आरसीएच रजिस्टर से मिलेंगे। ANC and HRP, out of total number of new pregnant women register with less than 15 year, उसमें से 15 साल से मतलब 15 ईयर के, जो आप देखिए यहाँ पे एज स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। ऐसे महिलाएं जो पहले ऊपर में बोला कि नए रजिस्ट्रेशन हुए, नए रजिस्टर में से 15 साल से कम वाले कितने महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वही जो कॉलम को आपको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ट्रू का मतलब है वहां रिपोर्ट करना है और फॉल्स का मतलब है वहां सेक्शन पे रिपोर्ट नहीं आना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो डेटा सोर्स तो आप देख पाए, डेटा सोर्स का मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये डेटा सोर्स आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको वहां से लेना है। क्योंकि हम अगर एक एक कंपोनेंट को बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा, इसीलिए मैं जो हेडिंग है उन पे बात करूंगा। आप इस डेटा जो एलिमेंट है उसको आप ध्यान से देखिए, उसका डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा और डेटा सोर्स आपको उस डेटा सोर्स जहां से आपको ये डेटा लेना है उसको ध्यान में रखना होगा। आगे हम डेटा आइटम 1.1 बी देखेंगे। 1.1 ए तो है 15 साल से कम वाले, 1.1 बी जो है
उसमें से अर्थात आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट, जो पहला कॉलम हमने रजिस्ट्रेशन किया उसमें से 15 साल से 19 साल वाले महिलाएं कितने हैं, कितने रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, आगे 1.1 सी, इसमें आप देखेंगे तो ये मोर देन 49 ईयर, पहला 15 साल से कम, फिर 15 साल से 49 साल, फिर 49 साल से ऊपर के कितने महिलाएं जो है, नहीं 15 साल से पीछे आपने देखा 19 साल का था, फिर यहाँ पूछ रहा है 49 साल से कितने ऊपर वाली एज ग्रुप की ये महिलाएं रजिस्टर्ड हुई है। तो ये जितने भी जो एज डेफिनेशन है, जो 49 ईयर वाले जो हैं देखेंगे, ये सब हाई रिस्क केसेस में आते हैं ऊपर जो है। ठीक है, तो शासन जो है चाह रहा है कि वो जो काम करेंगे, जो एज स्पेसिफिक अगर ट्रैकिंग होगी, ऐसे हाई रिस्क केसेस का जब ट्रैकिंग होगा तो उन तक केयर जो है, जो एंटीनेटल केयर आसानी से पहुंचाया जा सकता है, उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तरह से जो है ये रिपोर्टिंग होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो अगला आइटम है, तो आउट ऑफ द टोटल न्यू एनसी रजिस्टर्ड नंबर रजिस्टर्ड विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये एलिमेंट तो पहले भी थे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 मंथ फर्स्ट 3 मंथ 12 वीक ऑफ ए वुमेन प्रेगनेंसी, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर का उसको हमको नहीं लेना, वो कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअली इसका मतलब है, अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिफर टू द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी। ये एंटीनेटल केयर रजिस्टर और आरसीएच रजिस्टर से आपको मिल जाएगा, ये ऑलरेडी आप भर भी रहे हैं। दूसरा जो है, जो टोटल न्यू केस, ये नया कंपोनेंट है। जैसे ग्रीन का मतलब हमने बताया था, येलो का भी हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है। देखिए, टोटल एएनसी केसेस ओल्ड प्लस न्यू रजिस्ट्रेशन अटेंडेड एट द फैसिलिटी। ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ, आप सभी जान रहे हैं, पहले स्टेटमेंट ए और बी बनता था, जो ओपीडी के केसेस होते थे उसमें जो स्टेटमेंट ए और बी में ओल्ड और न्यू केसेस की रिपोर्टिंग की जाती थी। अर्थात आपके जो सब सेंटर या जो फैसिलिटी है, वहाँ जो न्यू रजिस्ट्रेशन का तो हमने ऊपर में बता ही दिया कि न्यू रजिस्ट्रेशन किस कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे। तो ओल्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब होगा कि जो नया केसेस है, कहीं और रजिस्टर्ड हो चुकी है और एज ए ओपीडी आपके पास आ रही है, तो उन तमाम जो ऐसे केसेस को भी आपको यहाँ पे जोड़ के लिखना है। टोटल नंबर ऑफ एनसी केसेस ओल्ड प्लस न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ। यहाँ जैसे ये गाइडलाइन में देखिए, द एडिशन ऑफ ऑल द न्यू एंड ओल्ड एनसी शुड बी डन, एवरी एनसी शुड बी काउंटेड ओनली वंस। हर एक एएनसी को एक बार काउंट करना है। न्यू एएनसी मीन द एएनसी हु हैव रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम और न्यू हुआ। ओल्ड एएनसी मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव कम फॉर सेकेंड थर्ड फोर्थ और मोर नंबर ऑफ एएनसी विजिट, ये आपके ओल्ड एएनसी कहलाएंगे। ठीक है, तो मित्रों, आप सभी को थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप ये डेफिनेशन, गाइडलाइन और डेटा सोर्स, ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मुख्य रूप से डेटा सोर्स आपका जो दिया गया है वो कहाँ से आपको लेना है, ये चीजें भी आपको इसमें बताई जा रही है। तो ये आपका एक नया एलिमेंट है। हम पहले यही कंफ्यूजन होते थे कि जो कई जगह फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में भी जो महिलाएं जाती हैं, तो उस स्थिति में उनका जो रिपोर्टिंग कहीं नहीं हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ओल्ड प्लस न्यू प्रेग्नेंट वुमेन के रूप में इसका कॉलम को लाया है, ताकि हमें पता चल सके हमारे यहाँ कितने ओल्ड और नए उस वो मंथ में, देखना ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ, उस मंथ में कितने ओल्ड और न्यू उस संस्था में आए, ये जानकारी मांगी गई है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन TD1, पहले TT था अब TD1 हो गया है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एडमिनिस्टर फर्स्ट डोज ऑफ TD1 फर्स्ट डोज, जो वैक्सीन जो प्रेगनेंसी के दौरान लगता है, फर्स्ट TD, वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अर्ली प्रेगनेंसी में उसको लगाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको TD1 और दूसरा जो है TD2, जो फर्स्ट TD1 के बाद जो लगता है दूसरा डोज आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ TD वैक्सीन, तो उसको TD2
कहते हैं, तो TD2 भी आपको रिपोर्ट करना है। तो आप ये पहले भी आप TT1 TT2 ये करते थे, तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन TD बूस्टर। Booster dose of TD vaccine is given to pregnant women in subsequent pregnancy occurring within 3 years. 3 साल में अगर प्रेगनेंसी होती है, लास्ट प्रेगनेंसी हुई है, तो 2 TD डोज उसको लग चुके हैं, उनको TD बूस्टर जो है वो लगता है। ये आप सभी जान रहे हैं। हाँ, इतना है जो डाउन द लाइन आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी आपको ये बताना है। और जो रिपोर्टिंग है, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इसका वैलिडेशन भी आपको चेक करना है, क्योंकि आपका ANC से इसका संबंध है। TD1, TD2, TD बूस्टर, जिनको TD1 लगा है उनको आने वाले अगले महीने में TD2 लगेगा, और जिनको TD1 और सीधा TD बूस्टर लग रहा है, तो TD1 प्लस TD बूस्टर इक्वल टू आपका ANC से आपका संबंध हो सकता है। तो आप इस तरह से वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके यहाँ कितने गर्भवती माताओं का जो है वो पंजीयन हो रहा है। दूसरा और महत्वपूर्ण जो बातें हैं, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन प्रोवाइडेड फुल कोर्स 180 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रोवाइडेड फुल कोर्स यहाँ स्पेसिफिक कर दिया गया है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर टू बी रिपोर्टेड ओनली वंस आफ्टर गिविंग एंटायर कोर्स ऑफ 180 आईएफए टैबलेट। ये भी पहले ही से ही था कि जिसको 180 टैबलेट आईएफए टैबलेट दे दिया जाता है, पूरा कोर्स उसको कंप्लीट होता है, तभी उस महिला को रिपोर्ट करना होता है, उस प्रेग्नेंट वुमेन को रिपोर्ट करना होता है। यहाँ टैबलेट की संख्या रिपोर्ट नहीं करना है। 180 टैबलेट जब वो पूरा कोर्स कर लेती है तब रिपोर्ट करना है, तो ये बात को ध्यान देने की जरूरत है। एनी पर्सन अदर देन प्रेग्नेंट वुमेन गिवन आईएफए टैबलेट शुड नॉट बी रिपोर्टेड। और दूसरे अन्य को अगर हम आईएफए टैबलेट देते हैं तो उसको रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें की जा रही है, अगर स्पेसिफिक आइटम को ही पढ़ें तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन प्रोवाइडेड फुल कोर्स 180 आईएफए टैबलेट। उसी प्रकार आपका 360 कैल्शियम टैबलेट का भी है, जहां 360 कैल्शियम टैबलेट उसका पूरा हो जाता है तब उस महिला को आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ जब जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव रिसीव्ड द टोटल 360 नंबर ऑफ कैल्शियम टैबलेट रेजिमेन, one tablet equivalent to 500 mg of calcium with 250 IU vitamin D3 to be taken twice daily, जो दिन में 2 बार लेना होता है। Thus they have received the total 360 calcium tablet meant for the ANC period during the reporting month. ANC जो आपका प्रेग्नेंट वुमेन में हाइपरटेंशन मैनेज्ड एट इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ हाइपरटेंशन मैनेज्ड एट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बात जो है संस्था में मैनेज करने की बात की गई है। इफ ए प्रेग्नेंट वुमेन इज डिटेक्टेड विथ हाइपरटेंशन इन हर earlier antenatal checkup and treatment and management is already initiated, then she will not be reported again. Cases referred to higher institution are not to be reported. जैसे एक महिला एक संस्था से आइडेंटिफाई होती है तो वहां ट्रीटमेंट इनिशिएट कर लिया जाता है, लेकिन वो दूसरे संस्था में जाती है तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुई थी, फिर वहां पे भी उसी में, तो यहाँ पे एक महिला को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये भी डेटा आपको एंटीनेटल केयर रजिस्टर से, आपको आरसीएच रजिस्टर से ट्रैक होगा। M1.4.2 जो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग एचबी लेवल बिलो 11 ग्राम 7.1 टू 10.9 स्पेसिफिक किया गया है। आउट ऑफ टोटल टेस्टेड केस, जितने टेस्ट केसेस हुए उसमें से जो 11 ग्राम से कम वाले महिलाएं कितने हैं, उनकी संख्या आपको लिखनी है। मैं निवेदन फिर से करूंगा कि आप जो गाइडलाइन है और जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से आप एक बार देख लें, क्योंकि जब आप इसको जानेंगे तो डाउन द लाइन आप बता पाएंगे, और साथ ही साथ आप जो है इन चीजों को आप रजिस्टर भरते समय आप ध्यान से देख करके भर पाएंगे। ओनली न्यू केसेस शुड बी कंसिडर्ड। ऐसा नहीं है कि बार बार वो महिला आ रही है, बार बार उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। जो भी नए केसेस आ रहे हैं उनको ही अपने को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ध्यान रहे ये मंथली रिपोर्ट है, तो उस माह में जितने ऐसे
नए केसेस जो जिनका आपने टेस्ट किया और आइडेंटिफाई हुए और उनको आपने रिपोर्ट करना है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग HB लेवल बिलो 7 ग्राम once आउट ऑफ टोटल टेस्टेड केसेस। फिर से यहाँ बात हो गई टोटल टेस्टेड केसेस में से 7 ग्राम से कम वाले कितने महीने, ठीक है, जिसको हम सेवियर एनीमिक श्रेणी में हम लोग लेते हैं। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन मेंशन आउट ऑफ टोटल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर GDM। तो जो यहाँ पे जो total number of pregnant women who were given metformin out of total pregnant women who were found positive for GDM। अगर आप इसको गाइडलाइन को देखें तो metformin can be started at 20 weeks of pregnancy। If medical nutrition therapy has failed to control blood sugar, the dose of metformin is 500 mg twice daily orally up to the maximum of 2 gram per day. Number of women who have been started on metformin to be reported for the first time only if the woman blood sugar is not controlled with the maximum dose of metformin and MNT insulin to be added. Once insulin has been started, then that woman should be reported in the item number 1.5.3. So any person other than pregnant woman getting metformin tablets should not be reporting here. तो ये जो टेस्ट है इसको आप जब करते हैं और उसमें पॉजिटिव आते हैं तो उनके लिए ये दिए गए फार्मूले हैं और इस आधार पर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट डायरेक्ट इन लेबर रूम DIL, डायरेक्ट इन लेबर रूम, वुमेन स्क्रीन टेस्टेड विद VDRL, RPR, TPHA, RDT, POC फॉर सिफिलिस, ठीक है। तो यहाँ पे वो टेस्ट केसेस की जानकारी जो है आपको यहाँ पे भरनी है। ये कहाँ पे आएगा ये अगर आप देखेंगे तो प्रोफार्मा में आपके आउटरीच सेशन से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक के हर इसमें आएगा। कहाँ से डाटा होगा? एंटीनेटल रजिस्टर से होगा, लेबोरेटरीज रजिस्टर से होगा, SCTS रजिस्टर से भी आपको मिलेगा। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जो सिफिलिस में पॉजिटिव आ गए हैं, सेरो पॉजिटिव फॉर सिफिलिस, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। गाइडलाइन कहता है कि प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डायरेक्ट इन लेबर रूम, वुमेन फाउंड सेरो पॉजिटिव फॉर सिफिलिस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर सिफिलिस टेस्ट एट फैसिलिटी ड्यूरिंग द मंथ। जो टेस्ट आप फैसिलिटी में करते हैं उसका आपको यहाँ पे संख्या जानकारी भरनी होगी। टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, वही जो आपका सेरोपॉजिटिव आए हैं, गिवन ट्रीटमेंट विथ इंजेक्शन बेंजाथाइन पेनिसिलिन, जिनको बेंजाथाइन पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट दिया गया, इंजेक्शन दिया गया, उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ एमंग सिफिलिस सेरोपॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन जो सेरोपॉजिटिव थी उनके द्वारा नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने जीवित जन्म को जन्म दिया, वो आपके देखिए यहाँ पे आउटरीच से ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन आउटरीच में ये नहीं आएगा क्योंकि ये फैसिलिटी की बात किया गया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपको भरना है। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रिपोर्टेड एमंग सिफिलिस सेरोपॉजिटिव प्रेग्नेंट DIL वुमेन इन द मंथ। Number of babies born to syphilis seropositive pregnant women tested positive, clinically diagnosed for congenital syphilis. Total number of baby newborn diagnosed with congenital syphilis. ये भी डेटा आपको, जो कोई congenital syphilis का है, कोई भी बॉर्न हुआ है तो उसको भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट
करनी है। ये सारे न्यू एंट्री हैं। आगे, आउट ऑफ एबव बेबी विथ कंजेनिटल सिफिलिस रिसीव्ड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, कितने ऐसे हैं जो आउट बर्थ हुए और उसके बाद जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट उन्होंने प्राप्त किया, उनकी संख्या आपको यहाँ पे देखनी है। ये जो है 2 जगह से इसका डिवीजन से रिपोर्ट हो रहा है, चाइल्ड हेल्थ और नाको से, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो नाको है उससे, वहां से भी ये रिपोर्ट होगा। तो यहाँ पे जब रजिस्टर की बात करेंगे तो एंटीनेटल रजिस्टर है, लेबोरेटरी रजिस्टर है, एसएनसीयू है, एनआईसीयू रजिस्टर है, वहां से ये डेटा आपको मिलेगा। थायराइड टेस्ट कंडक्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, M1 में 1.7, यहाँ स्क्रीनिंग फॉर hypothyroidism. Hypothyroidism is recommended in pregnant women with following high risk factor: residing in area of known moderate to severe iodine insufficiency, obesity, history of prior thyroid dysfunction goiter, history of mental retardation in family, history of recurrent miscarriage, stillbirth, preterm delivery, IUD, adoption, placenta, history of infertility, risk of hypothyroidism is pregnancy include maternal, recurrent pregnancy loss, miscarriage, stillbirth, incident of preeclampsia, incidents of abruptio placenta. तो ये जो डेटा एलिमेंट है ये न्यू जुड़ा है। थायराइड टेस्ट कंडक्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, कि कौन महिला, ऐसे कितने गर्भवती महिलाएं हैं जिनका थायराइड टेस्ट किया गया। जिनका थायराइड टेस्ट किया गया वो उसमें से कितना प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे आपको डेटा एलिमेंट, डेफिनेशन, गाइडलाइन और डेटा सोर्स, ये 4 चीजें दी गई है। तो आपको यहाँ पे जो डेटा सोर्स है उस पे ध्यान देने की जरूरत है। वहां से आपका डेटा पुल होकर के आएगा कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर से कितने गर्भवती माताएं जो है वो पॉजिटिव हुई हैं। जो TSH जो लेवल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर लोअर एज कंपेयर टू TSH लेवल इन ए नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। ठीक है, तो ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है आप अपने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या जो लैब टेक्नीशियन है इन लोगों से चर्चा करके आप एक एक कंपोनेंट को अपने को समझने की जरूरत होगा। आगे हम देखेंगे 1.7.1 बी, जहां नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ट्रीटेड फॉर थायराइड डिसऑर्डर, जो थायराइड पॉजिटिव आए उनमें से कितने का जो है ट्रीटेड किया गया, वो डेटा आपको यहाँ पे दिया जाना है। तो जो ट्रीटमेंट का जो गाइडलाइन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट इज लिवोथायरोक्सिन फॉर हाइपोथायरोडिज्म। तो ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और मेडिकल के जो फील्ड में काम करने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारे जो इंचार्ज हैं, अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे तो ये डेटा आपका कहाँ से आ रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से है, CSC से है, HDS से है, DH से है, मेडिकल कॉलेज से। अर्थात ये मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं जहाँ पे ये डॉक्टर की सुविधा है, स्पेशलिस्ट और डॉक्टर की सुविधाएं हैं, वहां पे ये जो डेटा है वो आएगा। आगे 1.8.1 ए, वहां देखें तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीन फॉर टीबी, टीबी के लिए कितने गर्भवती माताओं का स्क्रीनिंग किया गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट आगे बढ़ता हूं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीबी हुआ, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन वुड बी स्क्रीन फॉर टीबी एट एवरी एएनसी विजिट, हर एएनसी विजिट में टीबी का टेस्ट जो है होना चाहिए। 4 symptom complex screening expected to be carried out every time the pregnant woman visit ANC clinic in all trimester. Following questions to be asked after confirming that patient is not on active TB treatment: cough of duration greater than 2 weeks, fever of duration greater than 2 weeks, inadequate weight gain or weight loss, body weight in last 3 months, night sweats,
RCH रजिस्टर, ये डेटा सोर्स होगा इसका। 1.8.1 बी में नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाई विथ प्रिजम्पटिव टीबी सिम्टम। जो प्रिजम्पटिव टीबी refer to be a patient who present with symptom or sign suggestive of TB। तो यहाँ पे वो डेटा आएगा कि जो प्रिजम्पटिव टीबी सिम्टम में जो पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है आइडेंटिफाई हुए हैं, और नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिफर आउट ऑफ दोज आइडेंटिफाई विद प्रिजम्पटिव टीबी, कितना को उनमें से रेफर किया गया, वो जानकारियां आपको यहाँ पे भरनी है। ये सारे आरसीएच रजिस्टर दिया गया। इसका मतलब क्या है, आपके आरसीएच रजिस्टर में हर कंपोनेंट को आपको भरना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपके ये डाटा जो है आपके रजिस्टर में ना हो। आपके रजिस्टर में ये डेटा होगा, उसी से आपको ट्रैक करना है, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, बात प्रेग्नेंट वुमेन की जा रही है। 1.9 में देखें तो हाई रिस्क कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। हाई रिस्क कॉम्प्लिकेटेड में आपने जैसे पहले ही हमने बता रखे हैं कि हाई रिस्क के कितने सारे, वो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड उसमें प्रेगनेंसी है तो आप वहां 1.9 में आपको रिपोर्ट करना है। टोटल हाई रिस्क प्रेगनेंसी, HRP इंट्रापार्टम, तो ये जो है दिस इज द सम ऑफ ऑल इंडिकेटर 1.9.5, number of pregnant women antepartum hemorrhage, 1.9.6 postpartum hemorrhage, 1.9.7 pregnant women with sepsis, 1.9.8 pregnant women identified with eclampsia, 1.9.9 number of pregnant women identified with obstructed labor। ये जो है, ये सभी 1.95 ये पूरे इंडिकेटर का जो है ये सम यहाँ पे होगा। This is the sum of all the high risk pregnant women identified in the institute। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ANC और PNC केसेस रिफर टू हायर फैसिलिटी। ये ऐसे जो ANC और PNC केसेस हैं जो हायर फैसिलिटी को रिफर करते हैं उसका रिपोर्ट आएगा। टोटल नंबर ऑफ ANC और PNC केसेस रिफर इन द फैसिलिटी, जो टोटल ANC और PNC जो है ना, यहाँ अगर आप देखें तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ANC और PNC केसेस, number of cases of pregnant women with obstetric complication, APH, PPH, sepsis, eclampsia and other refer into the facility during reporting month up to manage। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो पहला कहता है कि हायर फैसिलिटी को रेफर किया गया, और दूसरा कहा गया टोटल नंबर ऑफ ANC और PNC केसेस रिफर इनटू द फैसिलिटी। This would include pregnant women deliver at other facility and refer into the reporting facility during the reporting month। यहाँ पे ये डेटा आपका आएगा। डेटा आइटम नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ एंटीपार्टम हेमरेज इन द फैसिलिटी, ये न्यू आइटम्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ APH एंटीपार्टम हेमरेज इन द फैसिलिटी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी केस। ठीक है, तो ये अपने आप में बयां कर रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी केसेस हुए उसमें से कितने APH के केस उस फैसिलिटी में आए। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद पोस्टपार्टम हेमरेज इन द फैसिलिटी, पोस्ट PPH के कितने केसेस उस फैसिलिटी में आए। टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद एक्लेम्पसिया इन द फैसिलिटी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी केसेस 1.9.8, कितने जो एक्लेम्पसिया के केस जो है उस फैसिलिटी में प्राप्त हुए। यहाँ देखिए फैसिलिटी की जहां बात आती है वहां आउटरीच सर्विसेज में आपका डाटा फॉल्स हो जाता है, वहां पे नहीं डालना है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाइड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इन द फैसिलिटी। ठीक है, ये सब फैसिलिटी की बात की जा रही है, नया कंपोनेंट है। तो उस फैसिलिटी में कितने ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्लूड इन सी सेक्शन, ये हम M2 पे आ गए हैं। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे M1 पे। ठीक है, अभी हम M2 का हम एक नया वीडियो आपको जारी करेंगे ताकि आप M2 से लेकर के आगे हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर आपको समझने में भी असुविधा होगी। तो इसलिए शुरू से अगर आप देखें तो बहुत सारे इसमें नए एलिमेंट जुड़ रहे हैं, नए कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, जहां आप
एएनसी से लेकर के आपके डिलीवरी तक की जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ट्रैक करने की बातें की गई है, जहाँ पे आपके हर एंटीजन में आप देखेंगे कि चाहे कि टीबी की बातें हो, सिफिलिस की बातें हो, चाहे फिर आपका एचआईवी की बातें हो, उन सभी चीजों को जो है हाई रिस्क के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। शासन ये चाह रही है कि एचएमआईएस में वो तमाम चीजें ट्रैक हो जाए जिसमें आपकी रिपोर्टिंग से संबंधित या एक प्रेग्नेंट लेडी को जो जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे हीमोग्लोबिन की बात हो, चाहे हाइपरटेंशन की बात हो, वो सभी चीजें इसमें सम्मिलित हो। तो हम अभी M1 को हमने देखा, तो M1 के बाद हम M2 कंटिन्यू करेंगे, पर आज हम देखते हैं M1 जिसमें आपने जिन जिन बातों को हमने चाहे वो डेफिनेशन की बात हो, गाइडलाइन की बात हो या डेटा सोर्स की बात हो, हमने दिखाने का प्रयास किया है, उसको एक बार देखिए, समझिए और अपने मेडिकल ऑफिसर और खंड चिकित्सा अधिकारी या आपके स्पेशलिस्ट अधिकारियों से चर्चा कीजिए और एक-एक कंपोनेंट को नीचे सब सेंटर से लेकर के पूरे मेडिकल कॉलेज तक की हर स्तर पर इसकी चर्चा हो, ताकि ये फॉर्मेट अधिक से अधिक सरलता पूर्वक समझा जाए। क्योंकि जब रिपोर्टिंग करने वाला एक कंप्यूटर पर्सनल या नीचे कार्य करने वाला एक एनएम दीदी, इनको इस फॉर्मेट को समझने में थोड़ा-सा हो सकता है कठिनाई हो, पर बार-बार जब इस फॉर्मेट को हम उच्चाधिकारी के साथ चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हम इसको आसानी से समझ पाएँगे। तो हम सभी अभी जो M1 की जितने कंपोनेंट की बात की गई है, चाहे 1.1, 9.5 हो, 1.9.2 हो या M1 जो 1 से शुरू होकर के पूरे कंपोनेंट की हमने जो चर्चा की है, उन तमाम बातों को आप अपने उच्चाधिकारी से बात करके इसको समझ सकते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे M2 पे, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बनिए और हम उसे समझाने का कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो डाटा डेफिनेशन और गाइडलाइन और डाटा सोर्स क्या कहता है, उसका आप कैसे आसानी से कार्य कर पाएँगे और उसकी जानकारी जो है आप अपने डाउन द लाइन सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा पाएंगे। तो बनिए हमारे साथ और जानिए डेटा डेफिनेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट डेटा आइटम M1 से लेकर के M7 तक। अभी हमने M1 कवर किया, आगे हमारे साथ M2 देखिए। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।